हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं सुजीत वर्मा एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम करता हूं और मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं हम लोग। तो आज का हमारा टॉपिक के जैसा कि आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है यहाँ पे, डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोर एटॉमिक मॉडल। मतलब है कि मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स में थॉमसन का एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ा दिया है। तो अब हमें बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ना है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले बोर ने जिन चीज़ों की स्टडी की थी, अब उन चीज़ों की स्टडी पहले हमें भी करनी है। जब उन चीज़ों को ठीक से हम समझेंगे तभी हमें बोर एटॉमिक मॉडल ठीक से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि बोर एटॉमिक मॉडल बनने से पहले या बनाने से पहले बोर ने जिन चीज़ों की स्टडी की, मैंने यहाँ उसके बारे में नाम लिख रखा है कि एक तो उसने पढ़ा कि डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होते हैं, जैसे कि आप सबसे सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप अपने याद रख सकते हो, लाइट। जो लाइट इस बल्ब से आ रहा है हम तक, जो सनलाइट आ रहा है हम लोगों तक, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। मैं बताऊंगा आपको क्या होते हैं। और दूसरा टॉपिक हमें जो इसमें पढ़ना है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जो कि हम लोग लेटर पढ़ेंगे। लेकिन डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पहले हमें पढ़ना है, जिसमें हम लोग आज जिस इसके नेचर में बात करने वाले हैं वो कौन सा नेचर आने वाला है, वेव नेचर। कि लाइट का कौन सा नेचर होता है, वेव नेचर होता है। इसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो एक्चुअली में पुराने टाइम में जो न्यूटन ने कुछ रूल्स बताए थे, आइजैक न्यूटन ने कुछ रूल्स बताए थे। उन्होंने लाइट की दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था, जो कि एक हमारा रिफ्लेक्शन था, रिफ्लेक्शन और दूसरा हमारा था रिफ्रैक्शन। इन दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में उन्होंने अपने कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अंदर में डिटेल किया था। वो कहते थे कि अपने कॉर्पस्कुलर थ्योरी में कि जो लाइट है वो पार्टिकल है, और वो उन्होंने कॉर्पसल्स नाम दिया था। तो कॉर्पस्कुलर थ्योरी में उन्होंने बताया था रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में कि लाइट ये प्रॉपर्टी एग्जिबिट करती है। और बाद में ह्यूजेंस नाम के साइंटिस्ट ने दो और प्रॉपर्टी बताई। एक का था नाम इंटरफेरेंस, और दूसरी प्रॉपर्टी थी डिफ्रैक्शन। ये चारों प्रॉपर्टी लाइट एग्जिबिट करती है, और इन सब के बेसिस पे जो साइंटिस्ट है उन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन दिया है। जेसी मैक्सवेल ने, जिसका नाम आप पहले भी सुन चुके हैं जेसी मैक्सवेल का, क्योंकि उन्होंने रदरफोर्ड का ड्रॉबैक बनाया था। तो 1870 के अप्रॉक्स उन्होंने अपने पोस्टुलेट्स दिए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में। ये रिफ्लेक्शन की वजह से कोई भी चीज़ आपको दिखाई देती है, पार्टिकल आता है, टकराता है, लाइट आ रही है, टकरा रही है बॉडी से, और अगर कोई पर्टिकुलर कलर आपको नज़र आ रहा है तो ड्यू टू रिफ्लेक्शन आपको कैमरा शो कर रहा है। रिफ्रैक्शन आप जानते होंगे कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो बेंड हो जाता है। जैसे कि आप देखते होंगे फिजिक्स में आपने पढ़ा भी होगा जूनियर क्लासेस में कि लाइट एयर मीडियम से होते हुए आई और हमसे टकराई और लाइट गई पानी के अंदर, तो हमारा जो इमेज पानी के अंदर बन रहा है वो थोड़ा अप डाउन टाइप का इमेज बनता है। या आप अपने हाथ को पानी के अंदर डालोगे तो आधा हाथ आपको नॉर्मल नजर आएगा, लेकिन जो हाथ पानी के अंदर है वो आपको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिखता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बुलाते हैं, रिफ्रैक्शन। कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो वो बेंड हो जाती है, ठीक है। इंटरफेरेंस का मतलब कुछ इस तरीके का है, जैसे मान लीजिए आप घर में कभी दो फ़ोन ऑन करते हो ना, इस फ़ोन से इस फ़ोन में वीडियो कॉल कर देते हो मजा करने के लिए, तो उसमें ची ची इस टाइप की आवाज़ आने लगती है, चाँ चाँ इको होने लगता है, इको। तो दैट इज़ इंटरफेरेंस। इंटरफेयर करता है, एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाते हैं वेव्स, ठीक है। और डिफ्रैक्शन का मतलब ऐसे बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कभी लेज़र लाइट बचपन में यूज़ किया होगा। लेज़र लाइट आप जिस स्पॉट पे मारते हो तो उस स्पॉट पे तो रेड कलर का डॉट बनता ही है, लेकिन उसके अगल बगल ना वो थोड़ा वाइब्रेंट रेड टाइप का बनता है। उस प्रॉपर्टी को हम डिफ्रैक्शन बुला रहे हैं। डिफ्रैक्शन वो प्रॉपर्टी भी है जिससे मान लीजिए लाइट मेरे सामने जो जल रहा है, अगर मैं एक पेपर में होल कर लूँ और होल से उसको देखना चाहूँ तो दूर से मुझे लाइट दिखाई नहीं देगी, लेकिन जैसे जैसे मैं उससे क्लोज लेकर के आऊँगा तो उसमें से वो लाइट जो है उस लाइट का जो एक वाइब्रेंट लाइट है वो हमें नज़र आती है जब हम होल से देखना चाहते हैं लाइट को क्लोज करके। तो ये सभी प्रॉपर्टी लाइट्स के अंदर होती है, और ये सारी प्रॉपर्टीज़ लाइट होल्ड करती है। इसलिए लाइट को भी अर्लियर टाइम में वेव समझा जाता था, और इसको वेव समझते हुए मैक्स प्लैंक ने क्या बताया, सॉरी नॉट मैक्स प्लैंक, जेसी मैक्सवेल। मैक्स प्लैंक तो बाद में आएंगे। जेसी मैक्सवेल ने अराउंड 1870 के लगभग में क्या बताया लाइट के बारे में, कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। मैं बताता हूँ आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस किसे कहा जाता है। पहले आप इसे चाहे तो नोट कर सकते हैं कि ये चार प्रॉपर्टीज। आगे बढ़ते हैं, हटा दें। अभी हम लोग कौन सा नेचर पढ़ रहे हैं,
वेव नेचर। तो अकॉर्डिंग टू जेसी मैक्सवेल, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, मैं पोस्टुलेट बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हुआ है। अकॉर्डिंग टू जेसी मैक्सवेल, उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए लाइट के बारे में। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने बताया कि लाइट इज ट्रांसमिटेड in the form of electromagnetic radiations, which is associated with बना होता है किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, perpendicular to moves in a direction perpendicular to each other। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लाइट जो ट्रांसमिट होता है वो किस फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को। तो लाइट को क्या कहा जाता है, लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा जाता है, क्योंकि लाइट के जहाँ से भी लाइट ट्रैवल करता है तो लाइट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। कुछ ऐसे समझें आप, जैसे मान लीजिए बोर्ड पर मैं 3 अलग अलग एक्सिस बना रहा हूँ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इमेजिन करें आप, तो अगर इस तरीके से आप समझेंगे कि ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, सपोज ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का है और ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का। कॉपी पे आप ऐसे समझें कि एक जा रहा है इस तरफ, एक आ रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, तो मेरा लाइट जा रहा है आगे से पीछे की तरफ, मतलब तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री में। तो हमारा जो लाइट का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होगा, मतलब लाइट किस तरफ जाएगी, लाइट इन दोनों से 90 डिग्री पे जाएगी। आप ऐसे समझें, मान लीजिए आप इस हाथ को देखें, ये देखिए ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। और आप इस उंगली को भी अब देखें ध्यान से, ये वाली उंगली देखें। अब आप इन तीनों उंगलियों को देख के ध्यान से समझेंगे कि ये तीनों ही उंगलियां एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हैं। अगर ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का है, ये डायरेक्शन आपकी तरफ जो जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का है, तो लाइट इस तरफ जा रही है, लाइट इस तरफ जा रही है, इस तरफ निकल के जा रही है, तीसरे डायरेक्शन में जा रही है, और तीनों एक दूसरे से क्या है 90 डिग्री। माने लाइट का जो प्रोपेगेशन का डायरेक्शन है वो इन दोनों से 90 डिग्री, मतलब लाइट अगर इस तरफ जा रही है तो लाइट के एक तरफ 90 डिग्री में इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आ रहा है और लाइट के दूसरी तरफ मैग्नेटिक फील्ड नजर आ रहा है। तो ये मैंने आपको डिटेल में समझाया। आप अपने घर का कोई कॉर्नर भी देख सकते हैं, अपने रूम का हर एक कॉर्नर से आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस समझ सकते हैं। तो एक्स एक्सिस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, वाई एक्सिस पर अगर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो लाइट का प्रोपगेशन जेड एक्सिस पर है। इससे आप समझ सकते हैं कि लाइट का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या होता है। एक जा रहा है सीधे आगे बढ़ रहा है, एक ऊपर नीचे ऐसा हो रहा है, तो लाइट जो आगे से पीछे की तरफ मूव कर रहा है। तो लाइट जो बना होता है, लाइट जो ट्रांसमिट होता है वो किस फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, जो रेडिएशन ट्रांसमिट होता है, रेडिएशन बुलाते हैं इसको, कौन सा रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हैं। ये सबसे पहला पोस्टुलेट था हमारा जो हमें जेसी मैक्सवेल ने बताया। आप नोट करें, 2 और बड़े छोटे छोटे पोस्टुलेट्स हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं, आप नोट करें। ठीक है, तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, एक्स रे, गामा रे, कॉस्मिक रेज, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स जो हम लोग घर में यूज करते हैं, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। अब हमारे पास जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, अनलाइक साउंड वेव्स और वाटर वेव्स, जिस तरह से साउंड वेव्स और वाटर वेव्स को एक जगह से दूसरे जगह तक प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, अब से मैं EMR लिखूंगा शॉर्ट में, डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम टू प्रोपगेट। मतलब जिस तरीके से साउंड वेव्स और वाटर वेव्स को एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
जैसे आप सनलाइट को ले लें कि सनलाइट जो हम लोगों तक आ रहा है थ्रू सन के थ्रू जो हम लोगों तक आ रहा है वो कैसे आ रहा है, वो वैक्यूम में आ रहा है ना। वहाँ से यहाँ तो कोई पाइप तो लगी हुई है नहीं कि उस पाइप के थ्रू होता हुआ लाइट हम लोगों तक आ जाए। तो ये दूसरा पॉइंट था। और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो स्पीड ऑफ एनी, स्पीड या वेलोसिटी बोल लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ एनी EMR, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हम लोग तो अभी लाइट की बात कर रहे हैं कि लाइट का डुअल नेचर होता है, जिसमें कि हम लोग एक नेचर है फिलहाल जो पढ़ रहे हैं वो वेव नेचर है, बाद में उसका पार्टिकल नेचर भी आपको बताएंगे कि उसका पार्टिकल का जैसा नेचर भी होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पीड ऑफ एनी इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसको कि हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। और आप पहले से भी जानते होंगे कि ये है स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, चाहे वो एक्सरे हो, गामा रे हो, कॉस्मिक रेज हो, ठीक है, वो यूवी रेज हो, इंफ्रारेड हो, वो सभी के सभी की स्पीड बिल्कुल सेम है, वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये कुछ पॉस्टुलेट्स थे जो कि हमें बताए किसने, जेसी मैक्सवेल ने। और जेसी मैक्सवेल के जो पॉस्टुलेट्स थे वो वेव के हर एक पॉइंट को, कि लाइट ऐसा काम करता है, लाइट वैसा काम करता है। मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि लाइट आता है तो रिफ्लेक्ट करके कलर दिखाता है, तो वो शो कर रहा है कि वो रिफ्लेक्शन शो करता है, रिफ्रैक्शन शो करता है, वो डिफ्रैक्शन शो कर रहा है, वो इंटरफेरेंस शो कर रहा है ना। तो लाइट जो है वो वेव की तरह होता है। कैसा वेव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं ये। मैंने अभी जो पिक्चर बनाया था उसमें वेव की तरह पिक्चर्स बनाए थे। अब मैं आपको यहाँ पे वेव के बारे में ठीक से समझाने वाला हूँ। वेव के कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है जिनको हमें जानना बहुत ज़रूरी है, कि जैसे अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहा जाता है, तो वेव का नेचर अगर कोई भी रख रहा है तो उसके कुछ ना कुछ पैरामीटर्स होंगे। जैसे हर एक रूम का कोई पैरामीटर होता है, हर एक रूम का कुछ ना कुछ लेंथ होता है, विड्थ होता है, हाइट होती है। तो उसी हिसाब से हर एक वेव में भी पैरामीटर्स होते हैं कि वेव का ये कैसा होगा, वेव का वो कैसा होगा, ये सब हम लोग जानने वाले हैं। लेकिन ये सब कुछ बताया जेसी मैक्सवेल ने हमें किसके बारे में, लाइट के बारे में, कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बना होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करती है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। और ये मैंने आपको बताया कि लाइट का जो प्रोपगेशन का डायरेक्शन होता है वो उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, वो मैंने आपको समझाया। ये तीनों पॉइंट, दूसरे पॉइंट आप नोट करें। चलते हैं आगे हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। अगले टॉपिक पे हम लोगों का अब आने वाला है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब हम लोग वेव्स के बारे में बात करने वाले हैं कि वेव्स क्या होते हैं। वेव्स और उनके पैरामीटर्स, कहाँ गया मिटाने वाला, मिल गया। वेव्स और उनके पैरामीटर्स पे हम लोग बात करेंगे। हटा दे। वेव्स और उनके पैरामीटर्स, इसको भी हटा दे क्या, ये तो टॉपिक लिखा था हमने, क्या क्या पढ़ाना है। चलिए, तो अब हम लोग बात करने वाले वेव्स के बारे में। चलिए वेव्स की स्टडी करते ठीक से। वेव क्या है? इट इज़ अ डिस्टर्बेंस। अभी आपको बताते हैं, ऐसा एग्जाम्पल देंगे ना, जीवन भर वेव नहीं भूलिएगा। इट इज़ अ डिस्टर्बेंस इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम one point to another point without any transfer of matter, without any transfer of matter. वेव एक्चुअली एक डिस्टर्बेंस है। आपने कई बार एग्जाम्पल देने वाला हूँ, ध्यान सुनिएगा। ऐसे एक तो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल जो आप देखे होंगे, आपने पानी में पत्थर मारा होगा। जब आप पानी में पत्थर मारते हो आप देखते हो सर्कल बनना स्टार्ट हो जाता है पानी के अंदर, और पानी इस तरीके से आगे बढ़ता है ना, ऐसे वेव बनाता हुआ आगे बढ़ता है, इस तरीके से वेव बनाता हुआ आगे बढ़ता है। तो क्या यहाँ का पानी कॉर्नर पे चला जाता है? नहीं। पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो अपने बगल वाले पार्टिकल को धक्का मारते हैं। ये मॉलिक्यूल यहीं पर ऑसिलेट करता रहता है, ये जो मॉलिक्यूल है ये यहीं पे ऑसिलेट करता रहता है, और ये अपने बगल वाले पार्टिकल को धक्का मारता है, वो वहाँ पे ऑसिलेट करते रहता है, और इस तरीके से हमें वेव बनता हुआ दिखाई देता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने पानी में यहाँ पत्थर मारा और यहाँ का पानी कॉर्नर तक पहुँच गया और उसने वेव बना दिया, नहीं।
एक जो पानी का मॉलिक्यूल है वो यहीं पर ऑसिलेट कर रहा है, ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन उसके ऑसिलेशन से एनर्जी जो है बगल वाले मॉलिक्यूल को ट्रांसफर हो रही है, इसके ऑसिलेशन से एनर्जी बगल वाले को ट्रांसफर हो रही है, उससे ऑसिलेशन से बगल वाले को, इसलिए आपको वेव आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पर एक मॉलिक्यूल यहाँ से वहाँ नहीं चला गया, लेकिन फिर भी एनर्जी का ट्रांसफर हो गया। अब कई लोगों को ये बात अगर ठीक से नहीं समझ में आ रही तो उनके लिए भी बहुत बढ़िया वाला एग्जाम्पल, अब ध्यान सुनिएगा। जैसे लड़के तो इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं क्योंकि उनके साथ अक्सर ऐसा होता है। तो एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि बड़ा कॉमिक सेंस है कि वेव में क्या होता है कि एक जगह से दूसरे जगह तक बिना मैटर के गए एनर्जी का ट्रांसफर हो जाता है। ठीक वैसे ही मान लीजिए कि दूर से अगर आपको किसी लड़की ने देखा, ठीक है, और लड़की जैसे ही देख करके वहाँ से मुस्कुराई तो आपको ऐसा यहाँ पे धक धक करने लगा, है ना, धक धक करने लगा। ये बस कॉमिक सेंस है, बट वेव में ऐसा हो रहा है कि बिना उस लड़की के वहाँ से यहाँ आए, वो वहाँ से यहाँ तो आई नहीं, वो बस वहाँ से आपको देख के मुस्कुराई, लेकिन बिना उस मैटर के यहाँ तक आए उसने जो एनर्जी वहाँ से फेंकी उसका ट्रांसफ़र तो आप तक हो गया, दैट इज़ वेव। बिना एनर्जी मैंने एनर्जी का जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो बिना मैटर के गए यहाँ से वहाँ हो जा रहा है। तो आई होप कि अब आप ठीक से समझ पा रहे होंगे कि बिना मैटर के गए कैसे एनर्जी का ट्रांसफ़र हो जा रहा है। और पानी में पत्थर मार के देख लीजिएगा, वेव बनते लेकिन यहाँ का पानी कॉर्नर तक नहीं जाता, ठीक है। तो जस्ट कॉमिक सेंस वेव को समझाने के लिए है, हमें वेव के पैरामीटर्स पे बात करनी है। तो अब मैं यहाँ पे एक वेव बना सकता हूँ आराम से और आपको पैरामीटर समझा सकता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि लाइट है, मैं सपोज़ मैं लाइट के वेव्स बना दिया, मैंने लाइट के वेव्स बना दिए कि ये भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है। अब ये जो वेव है इसके पैरामीटर्स क्या क्या होंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ये जो टॉप मोस्ट हाइट नज़र आ रही है, ये जो टॉप मोस्ट हाइट आपको नज़र आ रही है, इसका नाम है क्रेस्ट, इसका नाम है क्रेस्ट। और जो सबसे लोएस्ट पॉइंट नज़र आ रहा है इसको कहा जाता है थ्रफ, TROUGS, थ्रफ। क्या कहते हैं हम लोग इसको? थ्रफ कहते हैं। और क्रेस्ट और थ्रफ के बाद टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट, दो लगातार क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम वेवलेंथ बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? वेवलेंथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको पता चल गई आज कि टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बुलाते हैं? वेवलेंथ बुलाते हैं, जिसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? लैम्डा, LAMBD, आप लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हो। और वेवलेंथ एक लेंथ है तो इसकी यूनिट क्या होती है? वेवलेंथ की यूनिट होती है जनरली मीटर। जनरली क्या होती है? मीटर। लेकिन आप न्यूमेरिकल बनाओगे तो आपको कन्वर्जन ऑफ यूनिट मालूम होना ज़रूरी है। चलिए मैं आपको लिख के बता देता हूँ। जैसे 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर, और आप सब जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻2 मीटर। तो ये आपको कन्वर्जन जो है आना चाहिए न्यूमेरिकल बनाते वक्त। कई बार मैं अगले क्लास में इनको यूज़ करूँगा। आई होप कि आप इन चीज़ों को अच्छे से अगले क्लास में याद रखेंगे और उसके बाद आप अटेंड करेंगे हमारा वीडियो लेक्चर। तो मैंने आपको बता दिया कि वेव क्या होता है। इसके बाद मैंने आपको बता दिया कि वेव के अंदर कुछ जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे सबसे मैंने आपको क्रेस्ट बताया, थ्रफ बताया, क्रेस्ट थ्रफ कौन है, देन ये सब टर्मिनोलॉजीज आपको याद रखना है। वेवलेंथ क्या है? टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का जो गैप होगा उसको हम लोग क्या बुलाएंगे? वेवलेंथ बुलाएंगे, है ना। और मैंने आपको मीटर यूनिट बताई उसकी मीटर, और हाउ टू कन्वर्ट मीटर, नैनोमीटर टू मीटर, एंगस्ट्रॉम टू मीटर, पिकोमीटर टू मीटर, माइक्रोमीटर टू मीटर, सेंटीमीटर टू मीटर, मैंने सब आपको बता दिया। तो आप इसको नोट कीजिए और कुछ छोटा मोटा टर्मिनोलॉजी से फटाफट करते हैं, उसको जल्दी से करते हैं ना, जल्दी से करते हैं। नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके वीडियो को। वेव हटा रहा हूँ मैं, अभी वेव बना हुआ रहेगा क्योंकि मुझे और टर्मिनोलॉजी बताने हैं। वेव लेंथ आ गया। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो लोएस्ट पॉइंट से जो हाईएस्ट पीक तक जाता है ना, ये जो मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, इसको हम एम्पलीट्यूड बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? एम्पलीट्यूड, AMPLITUD, एम्पलीट्यूड, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? A से। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। अब मैं ये सब डेफिनेशन लिख नहीं रहा हूँ, आप खुद से लिखेंगे, बुक से पढ़ के लिखेंगे। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसको हम क्या बुलाते हैं? एम्पलीट्यूड बुलाते हैं, ठीक है, एम्पलीट्यूड। तो वेवलेंथ आप समझ गए, एम्पलीट्यूड आप समझ गए। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी बताने जा रहा हूँ।
फ्रीक्वेंसी जिसको कि हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यू मतलब झुका हुआ वी, जैसे पुष्पा था ना, झुकेगा नहीं, वैसे ये है पुष्पा वी, मतलब ये थोड़ा झुका हुआ वी है। जैसे आप वी को आप थोड़ा इधर मोड़ो, इसको हम क्या पढ़ते हैं, न्यू पढ़ते हैं, NU, न्यू। फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, न्यू से। और व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है वो समझ लीजिए कि नंबर ऑफ वेव्स passes through from a point in unit time, जो कि कौन होने वाला है मेरा, सेकेंड पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में एक पर्टिकुलर पॉइंट से जितने वेव्स पास करेंगे उसी को हम क्या बुलाते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव बुलाते हैं। तो आपको ये जानना जरूरी है कि एक वेव हम कब काउंट करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, एक क्रेस्ट से लेकर के एक थ्रव तक को हम एक वेव बुलाते हैं। मतलब एक बार क्रेस्ट और एक बार थ्रव, इन दोनों को मिला के हम कहेंगे कि वन वेव। तो मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक सेकंड में अगर 500 वेव पास कर गए तो उस वेव की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 500 पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 500 पर सेकेंड। और पर सेकेंड को दूसरे यूनिट में हर्ट्ज भी लिखा जाता है, HZ। हाइनरिक हर्ट्ज एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए ये हर्ट्ज यूनिट यूज़ किया गया है। या तो आप पर सेकेंड में लिखें या तो आप हर्ट्ज में लिखें, दोनों ही बात बराबर है। तो आप फ्रीक्वेंसी समझ गए। फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ वेव्स जो कि पास करेंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट से, एक सेकंड में जितने वेव्स पास करेंगे उसी को हम क्या, कई बुक्स में ऐसा लिखा मिलेगा नंबर ऑफ ऑसिलेशंस एट ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। तो मैंने आपको पहले बताया कि ऑसिलेट ही तो कर रहा है ना, ऑसिलेट ही कर रहा है, तो वो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस भी लिख सकता है या नंबर ऑफ वेव्स भी लिख सकता है। आई होप कि आपको फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई होगी। और फ्रीक्वेंसी की आप यूनिट लिख लें पर सेकेंड और हर्ट्ज, पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट से। अब आप एक बात आप यहाँ खुद सोचिए, मैं थोड़ा ये पॉइंट हटा रहा हूँ फिर आपको बताता हूँ, आप ज़रा सोचिएगा उसके बारे में। इसको हटा देना, ये तो आपने कर लिया नोट ना, कैसे कन्वर्जन करेंगे। एक पॉइंट बता के फिर आपको वो बात बोलते हैं। एक और टर्मिनोलॉजी मेरे पास है, वेव नंबर। इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। वेव नंबर को न्यू बार से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये 1 वेवलेंथ है, 1 वेवलेंथ है। तो इसकी जो यूनिट है वो क्या है, इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर इनवर्स, क्योंकि जब वेवलेंथ की यूनिट मीटर है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर इनवर्स। और बाकी आपको कन्वर्जन तो आता ही है, सेंटीमीटर टू मीटर, मीटर टू सेंटीमीटर वगैरह जो भी बना रहे हैं। तो ये हमारा हो गया वेव के बारे में कि वेव के क्या क्या टर्मिनोलॉजीज़ हैं। फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड है, क्रेस्ट है, थ्रव है, वेव नंबर है, वेवलेंथ है। मैंने सबके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो कि हमें मिला है जेसी मैक्सवेल के इस थ्योरी से, जो कि वेव नेचर के बारे में बता रहा है, उसके बारे में बताऊंगा। और उसके लिए हमें जानना है रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो चलिए लिखते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। हो गया, तो पानी पी लिया जाए। चलिए हटा दें। अब फ्रीक्वेंसी आप याद रखें, एक सेकंड में एक पॉइंट से जितने वेव्स पास करेंगे उसी को वेव की फ्रीक्वेंसी कहा जाएगा, है ना। अब आप खुद सोचिए, अब आप ऐसे सोचिए, मान लीजिए कि ये वेव है, एक ये वेव है और एक ये वेव है, ठीक है ना। इस वेव का जो वेवलेंथ है वो बहुत छोटा है, वेवलेंथ बहुत छोटा है कंपैरेटिव टू दिस। इसका वेवलेंथ थोड़ा बड़ा है, इसका लैम्डा का वैल्यू थोड़ा बड़ा है, इसका लैम्डा का वैल्यू छोटा होगा, है ना। तो ऐसा समझिए कि मान लीजिए सपोज़ कि आपको 1 मिनट का समय दिया गया, 1 मिनट में आपको एक इंसान की बॉडी से तीर पार करना है। तो तीर पूरा पार करना है, मतलब तीर का स्टार्ट और तीर का एंड पूरा जाएगा, पार होगा, तब आप काउंट कीजिएगा कि एक तीर पार हुआ। ऐसे ऐसे आप 1 मिनट में तीर मारोगे तो एक बॉडी से कितना पार करेगा, 5, 10, 20 हो सकता है पार कर जाए, बहुत तेज़ी से मारिएगा तब। लेकिन वहीं आपको एक बंदूक पकड़ा दी जाए और बोला जाए कि आप इस बंदूक से गोली मारिए, तो आप 1 मिनट में बहुत सारे बंदूक से आप बहुत सारे गोलियां दाग दोगे, फटाफट फटाफट गन चलाते जाओगे, गोली अंदर जाते जाएगा और पार होते जाएगा। ऐसा क्यों हुआ आप सोचो, क्योंकि जो तीर है उसका साइज़ लंबा है,
तीर का साइज लंबा है तो उसे पूरा पार होने में समय लग रहा है और इसलिए उसे काउंट किया जा रहा है कि अब 1 पार हुआ, अब 2 पार हुआ, अब 3 पार हुआ। और गोली का साइज बहुत छोटा है तो फटाफट पार हो रहा है, फटाफट पार। जब वो फटाफट पार हो रहा है तो आप 1 सेकंड में या 1 मिनट में, ऐसा सोचो यूनिट टाइम के अंदर, ज़्यादा कौन पार होगा, गोली या तीर? डेफिनेटली आपने सोच लिया होगा कि गोलियाँ ज़्यादा पार होगी क्योंकि उसका लेंथ छोटा है। तो जिसका लेंथ छोटा होगा उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, मतलब वो ज़्यादा अमाउंट में पास करेगा। बिल्कुल यहाँ पे वही हो रहा है, जिसका वेवलेंथ छोटा होगा, वेवलेंथ छोटा होगा वो 1 सेकंड में 1 पॉइंट से ज़्यादा पास करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेवलेंथ होता है वो फ्रीक्वेंसी के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात आप दिमाग में सेट कर लीजिए। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, पहली बात कि अगर कोई कहेगा कि आप कैसे पहचानोगे कि वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी, आप कहोगे कि सबकी स्पीड तो सेम है, तो डिफरेंस किस मामले में है? तो भाई डिफरेंस जो है वो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के मामले में है। किसी का वेवलेंथ बड़ा है, किसी का वेवलेंथ छोटा है। किसी का जिसका वेवलेंथ बड़ा है उसका फ्रीक्वेंसी कम है क्योंकि तीर तो देर से पार होगा। जिसका वेवलेंथ छोटा है उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, वो 1 सेकंड ज़्यादा पास होगा। जैसे कि एक्सरे, उसका वेवलेंथ बहुत कम है तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, तो बॉडी के अंदर से बहुत जल्दी पार होता है, जो डेंजरस भी है, इट कॉजेज कैंसर। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये आप जरूर याद रखें, यह है रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अगर वेवलेंथ बड़ा होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, जस्ट बिकॉज कि वो कम पास कर पाएगा। 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव मान लीजिए पास कर रहा, भाई फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, कम वेव्स पास होंगे अगर वेवलेंथ बड़ा होगा तो, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कि बताया जेसी मैक्सवेल ने, C इज इक्वल टू लैम्डा न्यू। मतलब किसी भी वेव का अगर आप वेवलेंथ लें और उसी EMR के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करें तो हमेशा देखा गया कि रिजल्ट जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ रहा था। तो ये फॉर्मूला आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि अगर हमें किसी की फ्रीक्वेंसी मालूम होगी तो हम वेवलेंथ निकाल लेंगे, वेवलेंथ मालूम होगा तो फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे इस फॉर्मूला से, क्योंकि इसी फॉर्मूला पे अगले क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं। आज मैं आपको थ्योरी बताऊंगा, अगले क्लास में इसी थ्योरी पर बेस्ड 3-4 न्यूमेरिकल्स कराऊंगा ताकि बिल्कुल टॉपिक क्लियर हो जाए। और जेई और नीट की तैयारी के लिए तो हमें क्या है, न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना है अच्छे से एकदम। सिर्फ थ्योरी करके आप बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी आपको समझ में आ गया। स्पीड ऑफ लाइट देखिए आप, इसका यूनिट मीटर होता है, इसका पर सेकंड होता है, तो यहाँ भी देखिए यूनिट क्या आ रहा है, मीटर पर सेकंड आ रहा है। यूनिट की कंसिस्टेंसी मेंटेन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताया। अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि ये तो हमने देख लिया कि भाई क्या चीज़ है। अब हमें पढ़ना है थोड़ा कि किस किस टाइप के आते हैं वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, थोड़ा टाइप्स हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। हाँ, सोच रहे हैं कि एक न्यूमेरिकल बता दें क्या, छोटा सा, अगले क्लास में करते हैं न्यूमेरिकल, लेकिन आप थ्योरी करके रखिए बढ़िया से एकदम अच्छा वाला। चलिए अब मैं आपको थोड़े टाइप्स बताता हूँ किसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के। एक तो आप जान ही गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए एक टाइप जो मैंने लाइट कहा है आपको। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ बोर्ड के मिड में विजिबल रेज लिख रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ टाइप्स। विजिबल रेज जो कि हम लोगों तक सन से आता है, किससे, सन से। हमारे पास सन से 3 तरह के रेडिएशंस आ रहे हैं। एक विजिबल रेज है जिसके चलते हमको दुनिया दिखाई दे रही है। दूसरा अल्ट्रा वायलेट रेज है, यूवी रेज आप सुनते हैं, काफ़ी डेंजरस है यूवी रेज। यूवी प्रोटेक्टेड सन ग्लासेस लोग लगा के निकलते हैं यूवी रेज से बचने के लिए। डेंजरस है जेमिनीसाइड्स, मतलब वो हमारे बॉडी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारता है। और एक इंफ्रारेड है जिसके कारण हम हीटिंग इफेक्ट हीट फील करते हैं, इंफ्रारेड। तो मैंने विजिबल रेज को बीच में लिखा है क्योंकि मैं कुछ पॉइंट्स भी बताता चलूँगा इसके बारे में। और विजिबल रेज का यूज़ जो होता है वो बेसिकली विजिबल रेज के अंदर कौन कौन आता है वो मैं आपको बता दूँ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विबग्योर आप पहले से भी जानते होंगे, विबग्योर, इंद्रधनुष के 7 रंग, विबग्योर है ना। विजिबल रेज का यूज़
हम देखने के लिए कर रहे हैं, मैंने फॉर सीन इफेक्ट, सीन इफेक्ट आप बोल सकते हैं, इल्यूमिनेशन बोल सकते हैं, इल्यूमिनेशन बोल सकते हैं आप, इल्यूमिनेशन के लिए होता है, ठीक है, जिसको आप विजिबिलिटी के लिए कहते हैं, विजिबिलिटी के लिए यूज़ होता है कि यही रेज आ रहे हैं जिनके कारण दुनिया में सारी चीज़ दिखाई दे रही है। मतलब कोई भी कलर अगर आपको मेरे स्किन का दिखाई दे रहा है तो ये सन से विजिबल रेज आ रहे हैं, विजिबल रेज आके टकरा रहे हैं, टकरा करके रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों पर पड़ रहे हैं, इसलिए वो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ पे यूज़ होता है? अच्छा, ये इसका जो वेव लेंथ है वो 10⁻⁻6 मीटर है। मैं किसके बारे में बता रहा हूँ? वेव लेंथ के बारे में बता रहा हूँ, वो भी किस में बता रहा हूँ? मीटर्स में। तो ये हमारे लिए उतना हार्मफुल नहीं है, ठीक है। तो विजिबल रेज हमारे लिए उतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, तो ये हमारे काम करता है देखने के लिए। ये नहीं रहेगा तो फिर चीज़ें दिखाई ही नहीं देंगी, ठीक है। विजिबल रेज के बाद अब हम लोग थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं। विजिबल रेज के बाद हमारे पास है इंफ्रारेड। कौन हमारे पास? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड भी सन से आने वाला एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि हीटिंग इफेक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या करता है? ये हीटिंग इफेक्ट में काम आता है, ये हीट करता है। और इसका जो वेवलेंथ है वो 10⁻⁻4 मीटर्स है, मतलब थोड़ा और बड़ा है, इसके कंपैरिजन में बड़ा है, 10⁻6। अभी मैं आपको बता रहा हूँ रेंज बताऊँगा, आप समझिएगा। आप अपने बुक पे वो स्पेक्ट्रम का पिक्चर भी देख सकते हैं। आपका बुक अगर आपके पास है तो आप जब पढ़ रहे हो तो बुक खोल करेगा तो आप देखोगे कि वहाँ पर एक पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बना होगा, उस पर रेंज बताया होगा कि -6 से -4 तक का जो रेंज है वो किसका है? इंफ्रारेड है। -6 से -4 तक का जो रेंज है वो किसका है? इंफ्रारेड का। जो भी वेव्स 10⁻⁻6 से 10⁻⁻4 मीटर के वेवलेंथ के बीच में आते होंगे उनको रखा गया है इंफ्रारेड की कैटेगरी में। इंफ्रारेड के ऊपर अब हम लेके आते हैं माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स, जी हाँ, ये वही माइक्रोवेव्स है जो घर में आप कुकिंग में काम करते हैं। कुकिंग, आपके पास अगर घर में माइक्रोवेव ओवन हो तो आप देख सकते हैं कुकिंग में यूज़ होता है। और मोबाइल रेडिएशंस में भी ये होता है, मोबाइल रेडिएशन में माइक्रोवेव्स का यूज़ हो रहा है। तो इनका जो वेवलेंथ है वो 10⁻⁻2 मीटर्स, माने इनका वेवलेंथ 10⁻⁻2 मीटर्स नहीं है, रेंज है -4 से -2 के बीच में, -2 तक। 10⁻⁻4 से शुरू होके 10⁻⁻2 के बीच का या -2 तक जो भी वेव्स आएंगे उनको किस कैटेगरी में रखा जाता है? माइक्रोवेव्स की कैटेगरी में रखा जाता है। और एक हमारे पास और कौन होगा? रेडियो वेव्स। यस, विविध भारती रेडियो चैनल FM जो चला रहे हैं आप, इसके वेवलेंथ बड़े बड़े होते हैं, इनका रेडियो वगैरह में यूज़ होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जियोलॉजिकल इवेंट्स। जियोलॉजिकल इवेंट्स का मतलब है कहीं सुनामी आने वाला है, कहीं पे बहुत बड़ी घटना होने वाली है, भूकंप आने वाला है, तो कैसे पता चलता है? क्या होता है कि जहाँ पर ये होने वाला होता है ना, वहाँ से ना रेडियो वेव्स निकलने स्टार्ट होते हैं, वहाँ से रेडियो वेव्स निकलने स्टार्ट होते हैं, जो कि सैटेलाइट हमारा ऊपर लगा हुआ है वो उसे कैच करता है और पता चलता है कि अब यहाँ पे भूकंप आने वाला है या यहाँ पे सुनामी आने वाली है। तो ऐसे जो जियोलॉजिकल घटनाएं हैं उसके बारे में हमें पता चलता है किससे? रेडियो वेव से। और इसके वेवलेंथ्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, 10⁻2 मीटर, मतलब 10⁻⁻2 से 10⁻2 तक इसका रेंज है। इस रेंज में जो भी वेवलेंथ्स होंगे, जिस वेव के वेवलेंथ्स होंगे, आपको अच्छे समझा दिया वेवलेंथ्स क्या है, कॉन्जुगेटिव क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो रेडियो वेव्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये 4 चीज़ मैंने आपको बता दिया। और इन 4 में हमारे पास सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि मैंने विजिबल रेज लिखा और मैंने उसमें विबग्योर लिखा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेड कलर और वॉलेट कलर का जो वेव लेंथ है, देखिए हर एक बुक्स में ना अलग अलग मिलता है, तो यहाँ मैं थोड़ा NCERT को लेके चल रहा हूँ। 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच में, ये मैं वेव लेंथ बता रहा हूँ, याद रखिएगा। वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के अपोजिट होता है, मैंने आपको बता दिया है। तो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर, कई बुक्स में आपको 390 से 780 मिल सकता है। हम लोग NCERT को फॉलो करते हैं, उसी को लेकर के फिलहाल चल रहे हैं, ठीक है। ये विबग्योर मतलब वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज और रेड, इनका जो इसका मतलब सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका है? रेड कलर का वेवलेंथ है। आप देखते होंगे कई जगह पे लगाता है रेड कलर का क्रॉस, खतरा है ना, आगे पुलिया निर्माणाधीन है, ऐसा लिखा रहता है ना कुछ, अंडर प्रोसेस, तो रेड कलर से, क्योंकि उसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा दूर से ही दिखाई देता है लाइट पड़ने पे। वॉलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम है, 400 नैनोमीटर है। रेड का वेवलेंथ इसमें सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब विजिबल रेज के नीचे भी कुछ लिस्ट है, जैसे मैंने आपको कहा सन से 3 तरह के रेडिएशंस आ रहे हैं, विजिबल रेज, इंफ्रारेड। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ यूवी रेज।
यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, जो कि मैं आपको बता दूं जेमिनीसाइड्स, मैंने कहा था जेमिनीसाइड्स मतलब डेंजरस है, ये डेंजरस है। यहाँ मैं रेड मार्क लगा देता हूँ, इससे नीचे वाले डेंजरस हैं क्योंकि ये हमारे बॉडी के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देगा। इसलिए लोग यूवी रेज से बचने के लिए धूप में कम निकलते हैं जब बहुत ज़्यादा यूवी रेज रहता है, और सन ग्लासेस यूज़ करते हैं यूवी रे प्रोटेक्टेड। इसका जो अभी इसका रेंज नहीं मालूम चला, इसका रेंज मालूम चलेगा जब इसके नीचे वाला लिखेंगे। तो अभी मालूम चला आपको विजिबल रेडिएशन, विजिबल स्पेक्ट्रम का, विजिबल एरिया का जो रेंज है वो बड़ा ही कम है, 10⁻⁻7 से 10⁻⁻6 तक है। हो सका तो मैं वीडियो के एंड में उसको डाल भी दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, लेकिन ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि बहुत कम एरिया में विजिबल स्पेक्ट्रम जो है आपको दिखाई देगा। आप अपने बुक पे भी देख सकते हैं, ठीक है। एंड नाउ इसके नीचे मैं नाम लूँगा एक्स-रे, डेंजरस, वेरी डेंजरस, इट कॉजेज कैंसर। बिना मतलब का हमेशा एक्सरे मत कराया कीजिए, चोट लग जाए तो, क्योंकि एक्सरे का वेवलेंथ बहुत कम होता है, इसलिए फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बना हुआ है, एसोसिएटेड है, बॉडी में जाएगा तो बहुत हार्म करेगा। लेकिन इसका यूज़ आजकल मेडिकल इंडस्ट्री में पूरा हो रहा है, मेडिकल इंडस्ट्री में हो रहा है। और इसका जो रेंज मैं आपको बता रहा हूँ 10⁻⁻10 मीटर्स। आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ गया था मेरे वेवलेंथ बढ़ रहे थे, अब मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ वेवलेंथ घट रहे हैं, 10⁻⁻10 मीटर्स। इसके बाद हमारे पास है गामा रेज, बहुत ही डेंजरस, मैंने पहले बताया था आपको। गामा रेज, गामा रेज का यूज़ न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह बनाने में यूज़ होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब या एटॉमिक बॉम्ब बनाने में यूज़ होता है। ये तो बहुत ही डेंजरस है, और ये बहुत रेड मार्क में लगाया, इसके नीचे वाले डेंजरस हैं। 10⁻⁻14 मीटर, मतलब इसका जो रेंज है, किसका रेंज मालूम चल गया, एक्सरे का, 10⁻⁻14 से 10⁻⁻10 तक। कई बुक्स में 10⁻12 भी मिलता है, कंफ्यूज नहीं होना है ज़्यादा, आप आराम से देखिए, एनसीईआरटी देखिए, ये कोई वैल्यू याद करने का नहीं है उतना, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वेवलेंथ घटते चला जा रहा है, ठीक है। लास्ट, ऐसे तो इसका डिस्कशन नहीं होता, फिर भी बता रहा हूँ आपको, कॉस्मिक रेज जो कहाँ मिलता है हमें, सन के कोर में मिलता है, जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, अराउंड 3000 डिग्री सेल्सियस, 10⁻⁻18 मीटर। वेवलेंथ सबसे शॉर्टेस्ट, मतलब एक्सरे गामा रेज वगैरह से तो डेथ हो जाना है एकदम, ठीक है, ये सबसे तो डेथ हो जाना बॉडी के अंदर चला गया। तो ये जो मैंने आपको बताया, तो आप नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नीचे से ऊपर की तरफ वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज कर रहा है। देखिए -18, -14, -10, -7, -6, -4, -2, सिर्फ 2 पे पहुंच गया, वेवलेंथ धीरे धीरे बढ़ गया। इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो आप नीचे से ऊपर की तरफ ऑर्डर देखें, ये आपको अपने बुक पे एक बार बना हुआ मिलेगा, कलर बैंड टाइप का, उस पर बना हुआ मिलेगा, हो सका तो मैं वीडियो के एंड में डाल भी दूंगा, और नहीं तो आप बुक पे देख जरूर लीजिएगा एक बार कम से कम। ये जो मैंने बनाया ये पूरा कलेक्शन हो गया, किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का ये कलेक्शन है। और पर्दा कहाँ हट जाता है यार, इस कलेक्शन के अंदर में खास बात यह है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है, और साथ साथ हम कह सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि वेवलेंथ बढ़ रहा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा। तो वेवलेंथ का बढ़ने वाला ऑर्डर है, फ्रीक्वेंसी का घटने वाला ऑर्डर है। इस अरेंजमेंट को, इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को एक नाम दिया गया है, और वो नाम है उस तरह पता ज़्यादा नहीं जा सकता हूँ तो इधर ही लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मतलब कलेक्टिवली एक कलर बैंड में, अगर आपको पूरा दिखाई दे रहा है, बैंड में पूरा आपको नज़र आ रहा है, मैं यहाँ बीच में बना देता हूँ कुछ इस तरीके का। तो ये स्टार्ट ऐसे हुआ, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, इसके बाद अपना यूवी रेज, फिर विजिबल रेज, फिर इंफ्रारेड, फिर इंफ्रारेड के बाद अपना कौन आ रहा है, माइक्रोवेव्स, फिर कौन आ रहा है, रेडियो वेव्स आ रहा है। तो ये भाई इधर से इधर की तरफ ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, किसका, वेवलेंथ का। इंक्रीजिंग ऑर्डर वेवलेंथ का है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर किसका, फ्रीक्वेंसी का है। मतलब इन सब में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका है, रेडियो वेव्स का है, और फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, कॉस्मिक रेज की है। तो गामा रेज की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, गामा रेज से कम फ्रीक्वेंसी एक्स रेज की है, एक्स रेज से कम फ्रीक्वेंसी यूवी रेज की है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। तो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें अपने पास।
क्योंकि अगले क्लास में मेरा टारगेट है न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए थ्योरी बहुत अच्छे से कमांड रहना चाहिए। 3-4 न्यूमेरिकल आपके लेके आऊँगा जेई और नीट रिलेटेड भी। तो आई होप कि ये समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक को यहीं पे रखते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे। और हाँ, रेडी रहिएगा बिल्कुल थ्योरी को अच्छे समझ के, ताकि न्यूमेरिकल आप अच्छे से कर पाएँ। मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग। तब तक तो आप हमेशा के लिए, जैसे आपको बताया कि सावधान रहें, सतर्क रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।